रियल लाइफ के ही नहीं बल्कि रियल लाइफ के सुपर हीरो बन गए हैं सोनू सूद। देश के किसी हिस्से से मजबूर मजदूरों ने मदद मांगी तो सोनू सूद आगे बढ़कर हाथ थाम लेते हैं। लॉकडाउन में मजबूरों का बने थे सहारा, खाना टिकट सब दिया जब औरों ने किया था किनारा। जिसे लोग देश का सबसे बड़ा सुपरमैन बता रहे हैं, जिसे लॉकडाउन का सबसे बड़ा मसीहा बताया जा रहा है, जो अकेला किसी सरकार की तरह काम करता है, जो विलन की भूमिका निभाता है लेकिन आज देश का सबसे बड़ा हीरो बन गया है। उस शख्सियत का नाम है सोनू सूद, जो अब तक 12,000 से ज्यादा मजदूरों को घर भेज चुके हैं और हर दिन के साथ उनके काम की रफ्तार बढ़ती जा रही है। सोनू सूद की दरियादिली ने बड़े बड़े फिल्मी सितारों और क्रिकेट वालों को शर्मिंदा कर दिया है और आईना दिखाया है कि जो पब्लिक तुम्हें बड़ा बनाती है उसके लिए कैसे काम करना चाहिए। किसी किसान को ट्रैक्टर खरीद कर दे दिया, किसी किसान को भैंस खरीद कर दे दी तो किसी का इलाज करा दिया। लॉकडाउन से शुरू हुआ सेवा का सिलसिला सोनू सूद के लिए ऐसा जुनून बन गया कि सोनू सूद ने लोगों की मदद के लिए अपनी 8 संपत्ति गिरवी रखकर 10 करोड़ का लोन लिया है। शिखर धवन को सोनू सूद की तारीफ करना पड़ गया भारी। पब्लिक ने क्रिकेट सितारों की लगा दी लंका। शिखर धवन ने ट्वीट करते हुए सोनू सूद के बारे में लिखा, सोनू सूद को बड़ा सलाम जो ये तय कर रहे हैं कि देश के मजदूर सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन शिखर धवन को सोनू सूद की तारीफ करना भारी पड़ गया और लोगों ने शिखर धवन के साथ साथ कोहली एंड कंपनी की जबरदस्त क्लास लगा दी और लिखा, टिकटॉक पे बेकार के चैलेंज से लाख गुना बेहतर है आप भी 1000 माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर भेजो और फिर बाकी क्रिकेटर दोस्तों को भी चैलेंज करो कि वो भी ऐसा करें। अगर लोगों का दिल जीतना है तो सोनू सूद की तरह सड़क पर उतरकर काम करना पड़ता है। और सोनू सर, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतना हेल्प किया और रिप्लाई किया। मैं बहुत खुश हूँ और आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप इतने लोगों को घर भेज रहे हैं। अकेले सरकार की तरह काम कर रहे सोनू सूद अब तक 12,000 लोगों को घर भेज चुके हैं। सोनू सूद का 12,000 लोगों को अब तक घर पहुंचाना देश की तमाम सरकारों और सियासतदानों पर गंभीर सवाल उठाता है कि जब एक आदमी इतना कर रहा है तो कैसे सियासतदान बसों पर सियासत कर रहे हैं। भारत माता के सच्चे सपूत की तरह काम करने वाले सोनू सूद को कोटि कोटि प्रणाम। नीट जेईई छात्र के आंसू देखकर सोनू सूद का बड़ा ऐलान। देखिए सोनू सूद ने छात्रों को किस बात की दी गारंटी। बिहार के एक छात्र ने रोते हुए अपने परिवार के हालात बयां किए और कहा कि उनकी पढ़ाई के लिए पिता ने उधार तक लिया है और कोरोना काल ने जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। हमारे पिताजी बहुत गरीब आदमी हैं, हमको पढ़ाने के लिए 6 लाख रुपया लोन लिए थे। 2 साल हमको बहुत मेहनत करके पढ़ाए हैं। हमारा घर में 4 महीना से राशन नहीं है, उसके लिए 25,000 रुपया लोन लिए हैं। कोरोना काल में हम जैसे तैसे जी रहे हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं। छात्र ने कहा कि गाड़ी वाला परीक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए हजारों रुपए की डिमांड कर रहा है। एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है और एग्जाम सेंटर हमारे घर से बहुत दूर है और गाड़ी वाला 25-30 हजार रुपया मांग रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे। 10,000 रुपया का डिमांड करता है। सोशल मीडिया पर छात्र का वीडियो देखकर सोनू सूद ने एक बार फिर दरियादिली दिखाते हुए ट्वीट किया और कहा, अगर नीट जेईई की परीक्षा होती है तो जो भी छात्र बिहार, असम और गुजरात में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए हैं वो मुझे अपने एग्जाम सेंटर की जानकारी दीजिए। मैं आपके एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की व्यवस्था करने की कोशिश करता हूं। संसाधनों की कमी की वजह से किसी भी छात्र का एग्जाम मिस नहीं होने देना चाहिए। असली जिंदगी में सोनू सूद का किरदार कुछ अलग है, लीग से हटकर है और ऐसा भी है जिसे आप दिलो जान से चाहने लगेंगे। जी हाँ, ये सोनू सूद की असलियत है जो कोरोना के संकट काल में जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं।
कोरोना के इस काल में सुपरस्टार बन चुके सोनू सूद ने तब एक बार फिर देश और दुनिया का दिल जीत लिया जब उन्होंने केरल से ओडिशा के 177 छात्राओं को एयरलिफ्ट कराया और उनके घर पहुंचाया। फिल्मी पर्दे पर जो विलेन था वो आज जिंदगी की इस मुश्किल घड़ी का सुपर हीरो बन गया है। जब किस्मत साथ छोड़ दे तब कोई हाथ थामे तो वो रब जैसा ही तो है। बोलो एक पानी का खाने का सब रखवा लेना अपने आप। जब वक्त दगा दे जब कोई मदद करे वो रब जैसा ही तो है। सर मधुबनी वाले क्या? ऑल द बेस्ट। कुछ ऐसा ही दर्जा दे दिया सोनू सूद को उन मजबूरों ने जिन्हें कोरोना के लॉकडाउन ने जकड़ लिया था, जिनके अंदर डर बैठ गया था, जाने कभी अपने घर गांव जा भी पाएंगे या नहीं। बाय बाय। जोरदार तालियों के साथ सोनू सूद जी मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। यकीनन आपकी तारीफ में जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम है। मैं बिहार विधानसभा चुनाव कवर करके आई हूं और बहुत सारे लोग चाहे बिहार के हों, पूर्वांचल के हों, राजस्थान के हों, मुंबई से प्रवासी भारतीयों को, खासतौर से जो प्रवासी मजदूर थे उनको आपने भेजने का काम किया है। तो ये आपका 1 सालों का एक्सपीरियंस और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये जो मंदिर में आपकी पूजा अर्चना की जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है जब ये इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं सबसे ये कहने एक चाहता हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं मोगा से बिलोंग करता हूँ, पंजाब में एक छोटी सी जगह, और सपना ये था कि इंजीनियर बनूंगा। नागपुर गया, इंजीनियर बना, वहां पर थोड़ी सी लाइन बदली, लगा कि एक्टर बनने की इच्छा है तो मुंबई एक्टर बनने आया। फिल्म्स की साउथ में फिल्म्स की, हर भाषाओं में फिल्म की, फॉरेन में भी फिल्म्स की, तो लगा कि जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है और जो सपना पूरा करने आए थे वो हो गया है। लेकिन जो पिछले मैं 6, 7, 8, 9 महीने में जो अपने आप को डिस्कवर कर पाया, तो मुझे लगा एक्चुअल जिंदगी में मुंबई तो इस काम के लिए आया था एक्चुअली। क्या बात। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि कैसे काम करना है क्या, तो मुझे लगा कि कुछ लोगों को खाना बांट देना चाहिए और हमारा काम खत्म हो गया। मैंने भी कुछ लोगों को खाना बांटा और मुझे लगा कि काम खत्म हुआ। जब उसके बाद माइग्रेंट्स की मूवमेंट शुरू हुई और मैंने करीबन पहला जो लॉट था 350 लोगों का, उनको बैंगलोर भेजा था। तो जब लोगों को पता चला तो सब देश से लोगों ने मुझे कॉल करना शुरू किया और करीबन कुछ ही दिन में 7.25 लाख लोग जो थे वो कनेक्ट हुए मेरे साथ। और मुझे लोगों ने बोला कि कब आप इनको भेजोगे, कितने लोगों को भेजोगे। मैंने बोला कि जब तक आखिरी माइग्रेंट घर नहीं जाएगा हम लोग भेजते रहेंगे, और वो आखिरी माइग्रेंट को भी हमने घर भेजा अपनी कोशिश से। जब मुझे लोग अप्रोच कर रहे थे सर्जरीज के लिए, मेडिकल मदद के लिए, तो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, मैं उनको बोला कि यार मैं सर्जरीज बहुत करवा रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरी मदद करके मुझे रास्ता दिखा सकें। तो उन्होंने सबसे पहले नाम गौतम भाई का मैं बोला। मैंने रात को 1:30-2 बजे इनको फोन भी किया। मैंने बोला गौतम भाई किधर हो? हम लोग 2-2:30 बजे रात को हम एक होटल में मिले। मैंने बोला गौतम भाई, बोले कि कितनी सर्जरीज आप करवाना चाहते हो? मैंने बोला कि सर कम से कम 1 महीने में हम 1000 सर्जरीज करवाना चाहते हैं। तो कहते 1000 कैसे पॉसिबल है, कैसे? तो मैंने बोला गौतम भाई आप मुझे देश के सारे डॉक्टरों से मिलवाओ, मैं सभी डॉक्टर से टच करूंगा, सब हॉस्पिटल से टच करेंगे। और गौतम भाई ने कुछ ही समय में मेरी इतने लोगों से मुलाकात करवाई कि करीबन हम आई थिंक 47,000 डॉक्टर्स के टच में, और हमने उन सबसे वादा किया कि करीबन आप 1 महीने में 1 सर्जरी हमारे लिए किसी गरीब की, आप अपने चार्जेस मत लीजिए, हम लोग करें, ताकि अगर पूरे देश भर से जो लोग हमें फोन मैसेजेस कर रहे हैं, हमारी टीम के मेरे साथ टच में हैं, तो हम उनकी सर्जरी करवा सकें। तो आप सोचिए कि अगर 1 महीने में 40,000 डॉक्टर साथ में जुड़ के सर्जरीज करवाएंगे तो हर रोज 1200 से 1500 सर्जरीज होंगी। मैं कहता हूं उससे आधी भी हों तो भी 250 से 300 लोग हर रोज बचाए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे ऐसे हीरोज भी चाहिए जो हमें गाइड कर सके, और ऐसे हीरोज भी चाहिए। तो आई थिंक वो जर्नी आप जैसे हीरोज भी चाहिए। के मंदिर बन रहे हैं तो क्यों ना बने। मुसीबत की घड़ी में बस 2 ही लोग थे जो हर जगह थे मौजूद। एक का नाम था खुदा, दूसरे का सोनू सूद। सब कुछ मुमकिन है। मुझे अभी ऑस्ट्रेलिया जब टीम इंडिया हार रही थी तो सोशल मीडिया पे सोनू सूद को ढूंढा जा रहा था कि ढूंढ कर लाइए, इनको यही मुमकिन करेंगे और जीत दिलाने में मदद करेंगे। आज की तारीख में सोनू सूद इस तरह का नाम बन चुके हैं। और यकीनन मैंने ये भी देखा है कि मुंबई से जो
प्रवासी मजदूर दूसरे हिस्सों में गए हुए हैं। ज्यादातर लोग अगर छोटी मोटी दुकानें भी वहां पर खोल रहे हैं तो उसमें सोनू सूद का नाम जरूर आ रहा है। और साइन बोर्ड पे इनकी फोटो भी है, मैंने खुद कल देखी है। अब आगे बढ़ते हुए बहुत सारे लोग ऐसा इस तरह के सवाल भी खड़े करते हैं कि बहुत सारे जो ट्विटर पे बातें फैलती हैं वो फेक हैं, वो सच नहीं है। कम लोगों की मदद की जाती है लेकिन उसको ज्यादा दिखावा किया जाता है। ऐसे लोगों को इस मंच से आप क्या जवाब देना चाहेंगे, जो खुद तो घर में बैठे हैं लेकिन ट्विटर उनका चलता रहता है, दिन रात यही काम है उनका सवाल खड़े करना। जी बिल्कुल। मैं एक फिल्म कर रहा हूँ यशराज की, उसके डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी डायरेक्टर हैं। जब मैंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि यार सोनू एक बात समझ ले कि अभी बहुत लोग तुझ पे उंगलियां उठाने वाले हैं, लोग बोलेंगे इसका क्या कारण है, लोगों की मदद कर रहा है, तो तू हो सकता काम छोड़ दे लेकिन तो बढ़ते ही आना। फिर कुछ लोग बोलेंगे इसका कोई ना कोई अपेक्षा है, इसके पीछे कोई ना कोई इसका कारण है जिसके लिए कर रहा है, फिर तू छोड़ सकता है लेकिन छोड़ना मत, लगे रहना। ये सब जो उंगलियां उठने वाली हैं तुझे उससे पार होना है। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आपने बहुत सारे स्टूडेंट जो अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे उनको आपने हिंदुस्तान लाने का काम किया था, उन तक कैसे पहुंचे आप? देखिए मैं तो हिंदुस्तान में लोगों को भेज रहा था तो एक मैसेज आया था, किर्गिस्तान एक जगह है वहां पे मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, तो वहां से मैसेज आया कि हमें निकालो। तो मैं कभी किर्गिस्तान गया नहीं तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने इग्नोर किए वो मैसेजेस। लेकिन फिर भी आए, किसी ने एक बच्चे की डेथ हो गई थी वहां पे, करीबन किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस और रशिया, तो यहाँ पे करीबन 14,500 स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। तो किर्गिस्तान में एक बच्चे की डेथ हो गई थी तो उसके पेरेंट्स सीधा मेरे घर पहुंच गए थे मुंबई में। वन ऑफ द उनके दोस्त के पेरेंट्स, उन्होंने बोला कि आप निकालिए, तो मैंने बोला मैं कोशिश करता हूं, मुझे पता नहीं कैसे निकालना है। सो आई गॉट इन टच विद द एम्बेसडर देयर, उन्होंने बोला नहीं पॉसिबल है, एम्बेसी से बात की, नहीं पॉसिबल है। हिंदुस्तान में बात करनी शुरू की एमई में, उन्होंने बोला कि सोनू बहुत मुश्किल है पर ये अगर तू पेपर्स ला के देगा तो हम कोशिश करेंगे। मैंने वो पेपर्स ला के दिए, फिर वहां पे पेपर्स भेजे, तो वो जो टू एंड फ्रो हुआ, मुझे 1 हफ्ता 8 दिन लगा, मैं सब स्टूडेंट्स के साथ टच में था। और पहली जो फ्लाइट फॉरेन से उड़ी थी, किर्गिस्तान से उड़ी थी 180 स्टूडेंट्स लेके, और उसके बाद मैंने जितने कंट्रीज से उन सब के एम्बेसडर्स, एम्बेसी से पर्सनली बात कर करके सब फ्लाइट्स उड़ाई और हम वो 14,000 स्टूडेंट्स लेकर आ पाए हिंदुस्तान। जिस दिन वो स्टूडेंट्स आ रहे थे उस दिन हमारा इंटरव्यू भी आज तक पर हुआ था सोनू जी के साथ। एक और सवाल मेरे मन में है, बीते 7-8 महीनों में हालांकि उन्होंने फ्लैट की बात उठा दी, लेकिन इतने ज्यादा पैसे, क्योंकि करोड़ों रुपए इसके लिए चाहिए, चाहे मुंबई से आप किसी हिस्से में किसी को भेजें या जिस तरह की जरूरतें, आप हिमाचल प्रदेश से एक लड़की पढ़ाई नहीं कर पा रही थी तो आपके पास खबर पहुंची, फिर आपने मोबाइल भेज दी कि वो जूम पर अपनी क्लासेस अटेंड कर पाएगी। छोटे छोटे या बड़े बड़े बहुत सारे मदद आपने किए हैं, पैसे कहां से आए ये भी लोगों के जहन में सवाल है। क्या लोग खुद भी आपसे जुड़ते हैं और बोलते हैं कि आपके माध्यम से हम हेल्प करना चाहते हैं? बिल्कुल जुड़ते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि एक भरोसे का नाम बन चुके हैं सोनू। मैं उनसे एक चीज बोलता हूं, मैं किसी से पैसे लेता नहीं, मैं बोलता हूं कि आप एक काम कीजिए, आप सर्जरी करवा दीजिए मेरे साथ। मुझे बड़े लोग बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, हमारे लिए वेबिनार आ जाइए, हमें कुछ इंस्पायर कर दीजिए आके, तो मैं बोलता हूं कि नहीं, आप मुझे क्या करेंगे, ट्रॉफी देंगे, मेरे घर पे पड़ी रहेगी, कोई फायदा नहीं। आप एक काम कीजिए, आप अपनी मर्जी से, आपका हॉस्पिटल, आपका डॉक्टर, पेशेंट मेरा, मैं आपको बता दूंगा कि आप उस हॉस्पिटल में सर्जरी करवा के आप डायरेक्टली उसको दे दीजिए। आप विश्वास कीजिए, हम लोग हर रोज 24 से 25 सर्जरीज करवाते हैं, अभी भी एवरी सिंगल डे। ऑन एन एवरेज वी आर डूइंग 24 सर्जरीज। हर हॉस्पिटल में, आप अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, आप कहीं पे भी बात करें, देश भर में सब हॉस्पिटल्स में, गौतम भाई के पीछे ही मैं लगा रहता हूं। आज भी मैं सुबह कुछ हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे भी भेजे, तो मैं जो भी आता, मेरे ब्रांड्स आते हैं, मैं उनको बोलता हूं काम कीजिए, आप मुझे इतने पैसे दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, आप उतने पैसे और डालिए, डबल काम करते हैं। और सब मतलब अगर दान देना हो तो सोनू सूद के पास आ जाए, वो पैसा बिल्कुल सही जगह लगना है। नहीं, मेरे पास पता है, मैं एटलीस्ट बता सकता हूँ कौन मर रहा है भैया, उसकी बचा ली थी। तो आई थिंक पॉसिबल है। मुझे पता नहीं था ये कैसे, पर मुझे ऐसा, मैंने ये जरूर महसूस किया कि जब आप लोगों की मदद करने लगते हैं तो पीपल ऑल्सो दे गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू। मैं जब हॉस्पिटल में डॉक्टरों से या उनके ओनर से बात करता हूँ, सो दे नो दैट आई एम ट्राइंग टू सेव फ्यू लाइव्स। वो बोलते कि बताइए आप क्या करें। डॉक्टर्स बोलते कि हम अपनी फीस नहीं लेंगे सोनू जी, हम मेडिकल बेड के चार्जेस नहीं लेंगे, आप बताइए आपको कितने करें। मैं हर रोज करता हूं, गौतम भाई को बहुत परेशान करता हूं कि सर ये मुझे इसके स्पेशलिस्ट है, ये बीएमटी करवाना है, ये करवाना है। तो अभी एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैक्सिमम हॉस्पिटल्स के मैक्सिमम डॉक्टर से हम लोग टच में, मैं हर रोज बात करता हूं उन लोगों से और हर रोज पेशेंट्स भेजता हूं। और अभी एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि आप
आधे टूटे फूटे डॉक्टर मैं भी बन गया हूँ। आप मैं सुबह मैं जब जिम जाने लगता हूँ तो नीचे रिपोर्ट्स लेके लोग खड़े होते हैं, मैं बोलता हूँ दिखा रिपोर्ट्स कौन सी हैं, उनकी पिक्चर्स खींचता हूँ, फटाफट किसी डॉक्टर को बोलता हूँ, बोलता है यार एक काम कर भेज इसको, हम लोग करते हैं, तो हम लोग सर्जरीज करवाते हैं। तो बाय द टाइम जिम खत्म होता है तो 3-4 जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके होते हैं उस समय। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपके मन में कुछ करने का हौसला है, बहुत सारे लोग टाइम का बहाना बनाकर कि मेरे पास वक्त नहीं होता है, हम नहीं कर सकते हैं, आप भी बिजी रहते हैं इतनी ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की लगातार मदद करते रहे। थोड़ा सा और मदद पे मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले एक और सवाल है। अब तो आपकी स्क्रिप्ट भी चेंज होने लगी है, ऐसा सुनने में आया है कि अब आपको पहले विलन का रोल ज्यादा ऑफर होता था, अब लेकिन हर जगह ज्यादातर लोग हीरो के रूप में ही, क्योंकि उनको डर रहता है कि विलन के रूप में अगर ऑफर किया तो फिल्म कहीं पिट ना जाए, क्योंकि सोनू सूद को अब कोई विलन के रूप में नहीं देखना चाहता है। मुझे पता नहीं कि अभी देखिए अभी शुरुआत है, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आए, पर मैं एक्चुअली फैक्ट बता रहा हूँ। मेरे परसों किसी बहुत अजीज डायरेक्टर उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि यार काम तो मदद तो तूने बहुत कर लिया, अभी फिल्में कब करेगा? तो स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं पढ़ा? मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं, कितने दिन से पढ़ा हुआ है। अब विश्वास कीजिए, जब आप लोगों की भाई जान बचाने निकलते हैं और आप हर रोज वो केसेस सॉल्व करते हैं ना, तो जो स्क्रिप्ट के पन्ने होते हैं ना बड़े कमजोर लगते हैं। आप 4 पेजेस पढ़ेंगे, आपका मन नहीं करता पढ़ने के लिए, बिकॉज यू नो कि कोई ना कोई बंदा इंतजार कर रहा है आपका उस फोन कॉल का कि अब कब आप उसको फोन करके यू विल मेक दैट चेंज हैपन। सो ऑफ कोर्स फर्क नहीं पड़ता कि कौन से रोल करने या नहीं करने, पर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम रोल है वो मैं निभा रहा हूं, और जो उसका डायरेक्टर है ऊपर वाला है इस समय।